लेते हैं फटाफट। देखिए भरत मुनि, आनंदवर्धन, केशव दास, तो देखिए सूरदास, ये 4 ऑप्शन है हमारे। राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए राइट आंसर हमारा भरत मुनि, हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि जो हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे। देखिए प्रसाद, माधुर्य, उत्साह या ओज। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं, उत्साह। देखिए उत्साह जो है वो काव्य का गुण में नहीं गिना जाता है। बाकी आपका प्रसाद, माधुर्य, ओज, ये आपके सब काव्य के गुण होते हैं। उत्साह जो है ये काव्य का गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। पढ़ लेते हैं प्रश्न को। देखिए, कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। ये पंक्तियाँ हैं। इन काव्य पंक्तियों में जो कथन है वह किसका है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सूरदास जी का, कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का या बिहारी जी का। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं, तुलसीदास जी का। तो इन पंक्तियों में जो कथन है वो किसका है? वो तुलसीदास जी का कथन है। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। प्रश्न देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? देखिए व्यर्थ में ही अगर आपने ज़्यादा शब्द किसी भी वाक्य को बोलने में या कोई कविता बनाने में या कुछ भी बनाने में आपने लिख दिया तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष का नाम हमें बताना है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। अधिक पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, भिन्न पदत्व दोष या अभिन्न पदत्व दोष। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे, अधिक पदत्व दोष, यानी कि पदों की संख्या अधिक होने के कारण जो है अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगर काव्य शास्त्र प्रश्न आते हैं तो इन्हीं में से ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और किसी व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आचार्य मम्मट ने काव्यशास्त्र के प्रयोजन कितने स्वीकार किए हैं? प्रश्न एक बार से फिर से पढ़ेंगे। देखिए, आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन कितने स्वीकार किए हैं? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 4, 6, 8 या 2। तो देखिए राइट आंसर है हमारा 6। आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन जो है वो 6 स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, काव्य निर्णय ग्रंथ किसका है? काव्य निर्णय ग्रंथ किसका है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, सूरदास जी का, कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का या भिखारी दास जी का। तो देखिए 4 दास हैं यहाँ पे, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, भिखारी दास। तो हमें बताना है काव्य निर्णय ग्रंथ किसका है। देख लेते हैं राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर है भिखारी दास, डी ऑप्शन हमारा सही है। भिखारी दास जी का जो है काव्य निर्णय ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य मम्मट का है? आचार्य मम्मट का ग्रंथ देखेंगे, काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, काव्य कवि प्रिया या शौर्य। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है काव्य प्रकाश, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश वो है आचार्य मम्मट जी का, ठीक है ना, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, भरत मुनि द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। रस सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत या संगीत सिद्धांत। तो देखिए राइट आंसर है हमारा रस सिद्धांत। देखिए रस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है वो भरत मुनि द्वारा, आचार्य भरत मुनि द्वारा किया गया है। तो कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको यही लगाना है। देखिए अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भरत मुनि द्वारा जो है रसों की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत बार प्रश्न ये बना है, आया है।
देख लेते हैं ऑप्शन 9, 8, 10 या 7। देखिए राइट आंसर है 8। देखिए वैसे तो आपके रस्मों की संख्या 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो है रस्मों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, रस्मों पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी जाके आप एक बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शंकुक का संबंध किस संप्रदाय से है? आचार्य शंकुक का संबंध किस संप्रदाय से है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है रस संप्रदाय, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। आचार्य शंकुक जो हैं वो रस संप्रदाय से हैं। अगला प्रश्न देखिए, वीर रस का स्थायी भाव इस प्रश्न में पूछा गया है हमसे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? काफ़ी सरल प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। उत्साह, आनंद, रति या क्रोध। तो देखिए सभी को पता होगा, राइट आंसर है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव जो है क्या होता है? वो होता है उत्साह, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, क्या काव्य अलंकार किसकी रचना है? काव्य अलंकार किसकी रचना है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य शंकराचार्य, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य परमानंद। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है आचार्य भामा। ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। काव्य अलंकार जो है आचार्य भामा की रचना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। देखिए प्रश्न है, रीति संप्रदाय के जो हैं प्रवर्तक कौन माने गए हैं? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य राजेश्वर, आचार्य शंकराचार्य, आचार्य बामन या आचार्य विश्वनाथ। तो देखिए राइट आंसर है हमारा आचार्य बामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं आचार्य बामन जो हैं माने गए हैं। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न है, आचार्य बामन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आचार्य बामन ने गुणों की संख्या जो है कितनी बताई है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 10, 20, 30 या 40। तो देखिए राइट आंसर है हमारा 20। आचार्य बामन ने गुणों की संख्या जो है कितनी बताई है? वो बताई है 20। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, आचार्य बामन ने रीति के वर्गीकरण कितने किए हैं? आचार्य बामन ने रीति के वर्गीकरण कितने किए हैं? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 3, 5, 2 या 4। तो देखिए राइट आंसर है हमारा 4। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आचार्य बामन ने जो है रीति के वर्गीकरण करे हैं वो किए हैं 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, औचित्य सिद्धांत के अंतर्गत कितने प्रकार के औचित्य बताए गए हैं? तो जिन्होंने हिंदी बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ी होगी, बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़ी होगी, या जो बीए या एमए किए हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट में, उन्हें ये जो है चैलेंज स्वीकार करना है और बताना है कि कितने जो है प्रकार औचित्य सिद्धांत के बताए गए हैं। तो देख लेते हैं, बताइएगा। 27, 25, 26 या 52। तो देखिए राइट आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर है 27। तो जिन्होंने 27 लगाया वो बिल्कुल सही है। औचित्य सिद्धांत के अंतर्गत कितने प्रकार के औचित्य बताए गए हैं? 27 है। देखिए प्रश्न है, किस विद्वान ने ध्वनि को काव्य की आत्मा यानी काव्य आत्मा माना है? देखिए किस विद्वान ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना यानी कि काव्य आत्मा माना है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। आनंदवर्धन ने, भामा ने, बामन ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। आनंदवर्धन ने जो है ध्वनि को काव्य आत्मा माना है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, ध्वनिवादी आचार्यों ने काव्य की कितनी कोटियाँ बताई हैं? अब काव्य की कोटियाँ हमें बतानी हैं, कितनी होती हैं? 4, 3, 6 या 2। ये हमारे ऑप्शन हैं, देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है 3। ध्वनिवादी जो आचार्य हैं उन्होंने काव्य की कोटियाँ बताई हैं 3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए। प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम
ये पंक्ति जो है, ये सेंटेंस, ये वाक्य किसने कहा है? काफ़ी फेमस वाक्य है, बताइए। 4 ऑप्शन है, आचार्य कुंतक, आचार्य औचित्य, आचार्य श्रेष्ठ, आचार्य वशिष्ठ। 4 ऑप्शन आ चुके हैं, राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है हमारा आचार्य कुंतक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा काव्य संप्रदाय नहीं है? देखिए दिए गए विकल्पों में कौन सा काव्य संप्रदाय नहीं है। देखिए काव्य संप्रदाय बताना है, इनमें कौन सा नहीं है। रस संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रीति संप्रदाय या वक्रोक्ति संप्रदाय। तो देखिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पे श्री संप्रदाय। देखिए श्री संप्रदाय जो है वो आपका काव्य संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है। आपका रस संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है और वक्रोक्ति संप्रदाय है, ये सब आपके काव्य संप्रदाय के अंतर्गत गिने जाते हैं, माने जाते हैं, आते हैं सब इनके अंतर्गत। बाकी श्री संप्रदाय जो है काव्य संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में हिंदी के रीतिकालीन आचार्य कौन है? हिंदी के रीतिकालीन आचार्य हमें बताने हैं कौन है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य भरतमुनि, आचार्य मम्मट, आचार्य केशव, आचार्य विश्वनाथ। तो देखिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पे आचार्य केशव, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य जो है आचार्य केशव हैं। अगला प्रश्न है, देखिए रीतिकाल को रिक्तस्थान दिया है, डैश संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए रीति संप्रदाय को डैश संप्रदाय भी कहा जाता है। डैश मतलब रिक्तस्थान हमें भरना है, वो बताना है कौन संप्रदाय भी कहा जाता है। गुण संप्रदाय, यण संप्रदाय, रस संप्रदाय या ध्वनि संप्रदाय। देखिए राइट आंसर है हमारा गुण संप्रदाय। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम ये वाला विकल्प भर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है, यानी कि याद रखना आपको, रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आके हमारे प्रश्न संपन्न होते हैं। उम्मीद है आप इनका लाभ लेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो बुरा लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा ज़रूर। एक्टिविटी आपकी ओर से ज़रूर आनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उन सब में वीडियो हमारा शेयर कर दीजिएगा, उनको भी नॉलेज मिले। तो देखिए समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।